जय हिंद। देखते हैं हम लोग इराक का निर्माण कैसे होता है और कैसे वहां अमेरिका ही सद्दाम हुसैन को लाता है और फिर वही अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी लगवा देता है, और क्यों सद्दाम हुसैन की एक सनक और एक क्रूर शासक बनने की जिद ने तीन तीन खाड़ी युद्ध करा दिया। खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं और ये कब कब कैसे कैसे हुआ और कैसे इराक से कई टन सोना अमेरिका लेके चला गया। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को बहुत पहले जाना पड़ेगा। लगभग 100 साल के इतिहास को हम देखते हैं कि इस मिडिल ईस्ट और ये यूरोप के बीच में उस्मानिया सल्तनत का हुकूमत था, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। ये मुस्लिम शासक थे, ये यूरोप तक कब्जा कर लिए थे और यहाँ स्पेन तक जाने वाले थे यहाँ पर। और ये इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि यूरोप के लोगों ने कहा कि भैया भागो, कोई नया जगह खोजो। इसी सब सिलसिले में वास्को डिगामा, कोलंबस, ये सब खोजने के लिए निकला कि भैया इस सिधाने तक चले आए सब। लेकिन बाद में इनका पतन हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध के समय इन लोग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 से 1918 के बीच ये ऑटोमन साम्राज्य बिखर जाता है, जिसका हेडक्वार्टर तुर्की रहता है, तो जिसे हम कहते हैं तुर्की का विभाजन। अब ये जिला कोई और ले गया, ये देश कोई और ले गया, कहीं स्वतंत्र देश बना, कहीं मिस्र बना, कहीं सीरिया बना, कहीं लेबनान हुआ, और यही हाल हो गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और इस तरह से इसके बिखराव से कई देशों का निर्माण हुआ। और यहीं पर था मेसोपोटामिया, और यहाँ निर्माण होता है मेसोपोटामिया का, जिसे आज के समय हम इराक कहते हैं। तो तुर्की का जब विभाजन हुआ तो ब्रिटेन ने कहा कि ये वाला एरिया हम रखेंगे, तो इस इराक को ब्रिटेन अपने पास रख लेता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यहीं से मेसोपोटामिया से बनता है वहां पर इराक। लेकिन ब्रिटेन जो होता है 1932 में इराक को आजाद कर देता है। 1932 में इराक आजाद हो जाता है और 1932 से 1958 तक यानी 30 सालों तक इराक पर किसी चुनी हुई लोकतंत्र का सरकार नहीं रहता है, बल्कि वहां राजशाही आ जाती है, मोनार्की आ जाती है, और वहां शासक बनते हैं फैसल प्रथम 1933 में, गाजी प्रथम 33 से लेकर 39 तक, और उसके बाद अंतिम राजा होते हैं फैसल द्वितीय। ये 1939 में जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी उम्र रहती है 4 साल। बाबू रहता है, अपने चाचा के गोदी में बैठल रहता है, और जब ये 23 साल का होता है तो इसी का सेनापति, छोटी उम्र में 23 साल के एज में बेचारे को, इसी का सेनापति जो रहता है अब्दुल करीम कासिम ने 1958 में इस करीम कासिम ने इसकी हत्या कर देती है, 23 साल की उम्र में हत्या करके, और ये करीम कासिम सत्ता में आ जाता है। और इस प्रकार से राजशाही बदल जाती है सैनिक तानाशाही में, यानी जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब्दुल करीम कासिम एक क्रूर शासक था और ये अच्छे से शासन कर रहा था 10 सालों तक। लेकिन 10 सालों तक जब इसने शासन किया, जनता पर अत्याचार ज्यादा किया, तो इराक में एक नई पार्टी का गठन हुआ, उसका नाम था बाथ पार्टी। बाथ पार्टी अरब एकता की बात करती थी और बाथ पार्टी ने पूरी जनता का विद्रोह करा दिया, जिस वजह से इसके सामने ऑप्शन दिया गया, या तो गद्दी से हटो या तो मार दिया जाएगा। तो ये गद्दी से हटता है 10 साल बाद, और यहां पे चुनी हुई सरकार आती है, और यहां पे एक बाथ पार्टी की सरकार बनती है 1968 में, 1968 में, और इनके राष्ट्रपति बनते हैं अहमद हसन अल बेग। अहमद हसन अल बेग जब राष्ट्रपति बनते हैं तो ये शासन ठीक से चला रहे होते हैं, लेकिन ये रसिया के फेवर में रहते हैं। तो अब अहमद हसन अल बेग, यूएसएसआर उस समय नाम था, बाद में टूट के रसिया बना था, तो उसके फेवर में रहते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि इराक का कोई एक ऐसा राष्ट्रपति आए जो कि रसिया के फेवर में रहे, इसलिए अमेरिका शुरू से, उसकी खुफिया एजेंसी CIA चाहती थी कि कैसे ही अहमद हसन अल बेग को यहां से हटाया जाए। इसके लिए उसे लाया जाता है सद्दाम हुसैन को। देखिए, सद्दाम हुसैन कोई सैनिक नहीं था, कोई सेना के पोस्ट पे भी नहीं था, लेकिन ये फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के घूमता था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। जब ये अपनी मां के पेट में था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये इसकी मां को ऐसा लगता था कि शायद ये ऐसा कुकर्मी है, ऐसा करमफोर है कि एकरे चक्कर में हुआ, तो इसकी मां ने जहर खाने का भी प्रयास किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस में रह रहे यहूदी परिवार ने बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन सद्दाम हुसैन बच गया। और जब सद्दाम हुसैन पैदा होता है तो इसकी मां इसे छोड़ देती है और इसकी ये अपने मामा के यहाँ इसका परवरिश होता है। तो बचपन से ये क्रूर शासक था। ये भी ज्वाइन कर लेता है बाथ पार्टी, और धीरे धीरे CIA की मदद से ये बाथ पार्टी में ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, और हसन अल बेग इसे उपराष्ट्रपति बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। जब ये उपराष्ट्रपति बनता है तो इसे खुफिया एजेंसी का हेड बनाया जाता है। खुफिया एजेंसी के हेड होने के नाते ये वहां अपने विरोधियों को इतनी बुरी टॉर्चर करके मारता है कि इसके नाम से पूरा खौफ जा जाता है, और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के बीच में अपनी पकड़ बना लेता है, और इतना मजबूत पकड़ बना लेता है कि उस समय इराक में राष्ट्रपति हसन अल बेग से ज्यादा खौफ सद्दाम हुसैन का था। और यही समय जब आता है, 10 साल जब बीतते हैं और 1979 आता है, तो इस समय ईरान में
हाँ, यहाँ पर रुहुल्लाह खमैनी की सरकार आ जाती है। रुहुल्लाह खमैनी जो है अमेरिका के वर्चस्व रजा पहलवी की सरकार को गिरा के जब यहाँ आ जाते हैं तो सीआईए कहती है कि इन्हें हटाया जाए, वरना ये भी रूस के फेवर में हो जाएगा और ये भी रूस के फेवर हो जाएगा, तो अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो सद्दाम हुसैन को फेवर किया जाता है। सद्दाम हुसैन अपने सारे अधिकारी और सैन्य जनरलों को मिला देते हैं और एक मीटिंग के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं, हसन अलबेग के पास, और हसन अलबेग के बंदूक रख देते हैं सर पे और कहते हैं या तो इस्तीफा लिखिए या तो गोली मार देंगे। तो मजबूरी में हसन अलबेग को इस्तीफा लिखना पड़ता है, वरना ये गोली मार देता। उसके बाद ये आजीवन अपना स्वास्थ्य का बहाना बना के इनको साइड में रख दिया जाता है और वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनता है सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन जैसे राष्ट्रपति बनता है, इसे इस बात की भूख हो जाती है कि पूरे मुस्लिम लीडरों में ये सबसे सर्वोच्च जाना जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन से ज्यादा दबदबा उस समय मिस्र के कर्नल नासिर का था। तो सद्दाम हुसैन मिस्र के कर्नल नासिर को अपना आइडियल मानता था। लेकिन उस समय ईरान के रुहुल्लाह खमैनी भी बहुत तेजी से उभर रहे थे और टाइम्स मैगजीन ने उस वर्ष में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर यानी मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। और ईरान में दिन प्रतिदिन रुहुल्लाह खमैनी की वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। यह सद्दाम हुसैन देख नहीं पा रहा था। और दूसरा कि सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था और ईरान एक शिया कंट्री था। तो सद्दाम हुसैन जो था अचानक एक दिन उठा और 1980s को, जैसे यहाँ खमैनी की सरकार आती है उसके एक साल बाद 80 में, जब यहाँ पर ईरान में बहुत तेजी से टेंशन चल रहा था, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को बंधक बनाया था और यहाँ अमेरिका और ईरान में टसल चल रहा था, सद्दाम हुसैन ने देखा यही मौका अच्छा है। यहाँ पहलवी की सरकार गिरी है, रुहुल्लाह खमैनी आए हैं, साथ अमेरिका के लोगों को बंधक बनाए हैं, अमेरिका इन पर हमला करने वाला, ऑपरेशन ईगल क्लॉ लाने वाला है, यही समय बहुत अच्छा है। तो 1980 के दशक में जब ईरान व्यस्त था तो ये अपने आप को सुप्रीम लीडर बनने के चक्कर में हमारा दबदबा ज्यादा रहे और खमैनी के प्रभाव को कम करने के लिए अचानक से हमला कर देते हैं सद्दाम हुसैन। कहा सद्दाम का जरूरत था तारा हमला के लिए, अभी इनका उपाय करेंगे सर देखिए। और जैसे हमला करते हैं यह युद्ध हो जाता है खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत होती है 1980 में। और खाड़ी किसे कहते हैं? फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इन 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। तो जब भी इनमें से कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध को हम खाड़ी युद्ध कहते हैं। तो पहला खाड़ी युद्ध 1980 से 88 तक चला। ये अंदर तो प्रवेश कर गया यहाँ पर, और लेकिन इसके बाद दिक्कत क्या हुआ, जैसे अंदर प्रवेश किया युद्ध फंसता गया, युद्ध फंसता गया। अब इसने कहा सद्दाम हुसैन ने कि इन देशों से, अरब देशों से, ये देखो भैया तुम सुन्नी हो, यहाँ शिया का वर्चस्व चढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, हमें पैसे दो कि हम युद्ध करें, हमें पैसे दो कि हम युद्ध करें। तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा देने वाला था कुवैत। कुवैत खूब भर भर के पैसा दिया, कहा कि पैसा का कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख करोड़ दिया। और अमेरिका ने हथियार भी दिया, कहा मारो ईरान को। अब चूंकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी हो गई थी, रुहुल्लाह खमैनी आए थे, ये ईरान और अमेरिका के रिश्ते एकदम खराब हो गए थे, इसलिए अमेरिका भी इनडायरेक्टली सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहा था। अब बहुत लंबा युद्ध चला, यह युद्ध 8 साल खींच गया। इस युद्ध का कोई खास नतीजा नहीं आया। उसका रीजन ये था कि सद्दाम हुसैन इराक में से ईरान में घुस तो गए थे, लेकिन ईरान में इतनी पहाड़ियां हैं कि लड़ते लड़ते 8 साल लग गया, बहुत पैसा बर्बाद हुआ। और यहां ईरान में खामेनी की सत्ता को और ताकत मिलने लगा। सद्दाम हुसैन सोचे थे कि खामेनी की ताकत को कमजोर करेंगे, चाचा के ऊपर उल्टा भारी पड़ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। 8 साल युद्ध गंवाने के बाद दोनों को वही समझौता हुआ कि भैया हम भी अपनी सेना पीछे करते हैं, आप भी पीछे हटिए। तो ये भी पीछे हट गए, ये भी पीछे हट गए यहाँ पर। और इस युद्ध में इराक का बहुत पैसा लॉस हुआ, उसकी बहुत सारी आर्मी और हथियार, गोले बारूद बर्बाद हुए और दोनों देशों में 20 लाख लोग मारे गए। ईरान और इराक मिला के 20 लाख लोग मारे गए। और इस पहली खाड़ी युद्ध में 1980 से 88 के बीच हुआ, ये केवल सद्दाम हुसैन का सनक और घमंड था, जो अरब देशों में यह अपने आप को सबसे पावरफुल दिखाना चाहता था और चाहता था मुसलमानों का सबसे सर्वोच्च लीडर बन के उभरे और मुसलमान इसी इराक को अपना लीडर लेके चले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसको उल्टे लॉस लग गया इस प्रथम खाड़ी युद्ध में। अब इसके ऊपर इतने कर्ज का बोझ आ गया, बेचारा सद्दाम हुसैन को पहली खाड़ी लड़ाई लड़के कुछ मिला नहीं, उल्टे 2 लाख करोड़ का इसका खर्चा हो गया। अब सद्दाम हुसैन में देखिएगा क्या हुआ, ये जो 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो कुवैत कह रहा है हमको वापस करो जो तुम्हारा 8 साल लड़ाई में खर्चा हुआ है। तो सद्दाम हुसैन कह रहा है
हम खर्चा कैसे करेंगे भाई? हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, अरब के लिए लड़ रहे थे, यूएई के लिए लड़ रहे थे, हम शिया सुन्नी में लड़ाई लड़ रहे थे, हम सुन्नी है वो शिया है, ऐसे लड़ाई हो रही थी, तो हमसे ये पैसा काहे मांग रहे हो? एक काम करो, ये पैसा माफ कर दो, और कुवैत कराना ना, ये लोन है, हमको वापस दो। ये बताइए 2 लाख करोड़ रुपया, $80 बिलियन रुपया कह रहा है कि मेरा माफ कर दो यहाँ पर सद्दाम हुसैन। अब ये दोनों में झगड़ा हो गया, कह रहा है कि भाई हम अरब एकता के लिए लड़ाई लड़े, हमें चैरिटी करके माफ कर दो। ये कुवैत कर रहा है माफे नहीं करेंगे। उल्टे कुवैत ने क्या किया, चोरी क्या किया, कुवैत चूंकि इसके पास वाला देश है, इसने क्या किया, जो तेल का कुआं खुदवाया वो तिरछा खुदवा दिया इराक के अंदर। इसे हम स्लांट ड्रिलिंग कहते हैं। देखिए कुआं खुदवाया तेल का ना, तो इराक के अंदर खुदवा दिया। कुवैत तो खचरा नहीं समझे, एगो तो पैसा माफ नहीं किया, उसका तेल चुराने लगा, रुमैला ऑयल फील्ड से तेल चुराने लगा। सद्दाम हुसैन कहा कि एगो तो कर्जा माफ नहीं कर रहा, उसमें से तेल चुराएगा। लेकिन कुवैत तो कुवैत निकला, अमेरिका की चाल थी। अमेरिका चाहता था कुवैत को पहले बर्बाद कराया जाए और फिर कुवैत को बनाया जाएगा। मैंने कुवैत का पहले हाथ तोड़ देते हैं, फिर अपने अस्पताल में इलाज कराएंगे। तो कुवैत को यह समझ में नहीं आया, अमेरिका चढ़ा दिया कुवैत को, तुम पीछे मत हटना, अपना पैसा मांगो उससे और हम तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देंगे। तो ये चढ़ गया। इसने क्या किया, कुवैत ने, इतना छोटा सा देश है कुवैत, यहां पर इसने इराक के ऊपर एक तो कर्जा था, उसपे से इसका तेल चोरी करने लगा। अब क्या किया, इराक को बर्बाद करने के लिए कुवैत अमेरिका के प्रभाव में आके तेल उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जितना कोटा था जरूरत से ज्यादा तेल का उत्पादन बढ़ा दिया। तेल का उत्पादन जरूरत से ज्यादा बढ़ाने के कारण तेल का जो प्राइस था वो एकदम गिर गया और सद्दाम हुसैन को बहुत घाटा लग गया, एकदम घाटा लग गया। 79 में सत्ता हासिल कर रहा है, अभी अभी नया नया सत्ता हासिल किया, 8 साल युद्ध लड़ लिया और उसके ऊपर ही तेल चुरा के उल्टे उसका तेल का रेट गिरा दिया। सद्दाम हुसैन करा युद्ध कर देंगे तुम्हारे ऊपर, फिर मारेंगे, याद रखो, अभी ईरान को मारे, अभी तोरो मारेंगे। तो इसके पीछे तो अमेरिका का साथ था। कहा कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम खामैनी थोड़ी है कि अमेरिका का साथ नहीं, हमारे साथ तो अमेरिका का साथ है, अब तुम कुछ भी करो। ये चढ़ा दिया अमेरिका के दम पे और हुआ भी यही, अमेरिका इसे चढ़ाया। और अमेरिका चाहता था कि कुवैत चढ़ जाए, और जब सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला करेगा तो अमेरिका का पहले से प्लानिंग था कि अमेरिका इसे बचाने नहीं आएगा। और अमेरिका ने यह बात पहुंचवा दी थी सद्दाम हुसैन पर कि मारो ना यार, हम इसको झूठे चढ़ा रहे हैं, हम इसे बचाने नहीं आएंगे। और यही हो गया सद्दाम हुसैन के साथ। सद्दाम हुसैन यहां दूसरा खाड़ी युद्ध कर दिया। जो भी युद्ध इस फारस की खाड़ी में होगा इसे हम कहा जाएगा खाड़ी देश। इन 8 देशों में जब भी युद्ध होगा तो खाड़ी देश कहा जाएगा। और इसी के साथ इराक हमला कर देता है कुवैत के ऊपर और इसे कहते हैं दूसरा खाड़ी युद्ध। द्वितीय खाड़ी युद्ध चालू होता है और यह द्वितीय खाड़ी युद्ध चालू होता है 1990 में। और ये कैसे चालू होता है देखिए ध्यान से। कुवैत एकदम छोटा सा देश है, इराक एक बड़ा देश है, इराक की सेना ज्यादा पावरफुल है, इराक की सेना अनुभवी है। और इराक की सेना जो थी कुवैत के ऊपर अचानक 2 अगस्त को सरप्राइज अटैक करती है, बिना बताए एकदम छोटे से देश पे चारों ओर से सरप्राइज अटैक कर देती है। और महज 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर 4 अगस्त को पूरे कुवैत पे कब्जा, पूरे कुवैत पर कब्जा। अमेरिका पूरा खुश हो गया, कहता हम तो यही चाहते थे, सचा तुम मरो, और जब तुम मरोगे तो तोरा पहले ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारा इलाज हम करेंगे, 100 गुना रेट पे करेंगे, बहुत उड़ रहे हो। सद्दाम हुसैन ने मारा पलीत करके रख दिया। अब ये कुवैत करा है कि बचाइए बचाइए, हमको जल्दी बचाइए। अमेरिका पहुंच जाता है 7 अगस्त को, यानी 3 दिन बाद अमेरिका पहुंच जाता है, 3 दिन बाद अमेरिका पहुंचता है। लेकिन अमेरिका की चाल समझिएगा, अमेरिका ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड चालू करता है और कुवैत को नहीं बचाता है, कुवैत को मरते छोड़ देता है। अमेरिका 30 देशों से 1 लाख की फौज लेके सऊदी अरब में उतरता है, कहता है कि सऊदी अरब को बचाना जरूरी है। और अमेरिका यह खबर सद्दाम हुसैन को पहुंचा देता है कि हम कुवैत को नहीं बचाएंगे। इसलिए सद्दाम हुसैन कुवैत के एकदम अंदर घुस के पूरा लूटपाट मचाते हैं और सऊदी अरब में 1 लाख की फौज उतार दी जाती है। और इस पूरे 1 लाख फौज का मिसाइल का खर्चा सऊदी अरब से लिया जाता है। अमेरिका को कोई टेंशन नहीं, पैसा सऊदी अरब का, अमेरिका सैनिकों को एक्सपीरियंस मिल रहा है, अमेरिका के हथियार रियल युद्ध में ट्रायल किए जा रहे हैं कि हथियार कैसा है। अब इधर सद्दाम हुसैन कुवैत को धो रहा है। अमेरिका क्यों कुवैत को फंसा रहा था अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। जब यहां पर इराक इसको सद्दाम हुसैन को पता चल गया कि अमेरिका कुवैत को नहीं बचाएगा, तो कुवैत के अंदर तक इराक की सेना घुस गई। यहां पे लगभग 1,70,000 भारतीय फंसे थे। उन 1,70,000 भारतीयों को जहाज से वापस लाया गया, जिसे एयरलिफ्ट मूवी भी बनी है। 1,70,000 लोगों को लाया गया था।
कुवैत के अंदर से। लेकिन कुवैत टूटता गया। ऑपरेशन शील्ड जो था, डेजर्ट शील्ड, ये कुवैत को न बचा के अरब को बचाया जा रहा था। और यहां पर 1 लाख फौजी 5 महीने से खड़े थे और इस 5 महीने तक इराक ने कुवैत में अंधाधुंध अत्याचार किया। लेकिन यहां 5 महीने से 1 लाख की फौज खड़ी थी सऊदी अरब के ऊपर ताकि कुवैत टूट जाए। जब कुवैत 5 महीने में टूट गया तो अमेरिका ने कहा कि एक ही शर्त पे बचाएंगे, अपना पूरा पेट्रोल हमको दे दो, पूरा ऑयल पेट्रोल निकालने की जिम्मेदारी मेरी। अमेरिका इसीलिए जिम्मेदारी लेता है कि 100 लीटर निकालेगा, कहेगा 2 लीटर निकला है, उसे ऑयल डिस्काउंट पे नहीं चाहिए। अभी आगे समझाएंगे। यहाँ पे 5 महीने के अत्याचार के बाद देखिए, इनडायरेक्टली सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ही चढ़ाया है और कुवैत को भी उकसाया था यही। कुवैत पिटा गए। 5 महीना बाद कुवैत कह रहे हैं ठीक है मेरा तेल ले जाइएगा, अब हमारी मदद करिए। अब तेल जब हो गया तब मदद कीजिए, तो सद्दाम हुसैन भाग गया। सद्दाम हुसैन को खबर लग गया कि अब अमेरिका यहाँ जो 1 लाख फौज खड़ा किया है, अब वो इराक के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देगा। इसलिए सद्दाम हुसैन ने दिमाग लगाया। सद्दाम हुसैन ने कहा कि यहां वो कुवैत को बचाने आ रहे हैं क्योंकि कुवैत के तेल से समझौता हो गया है, अब यहां से जब भी मन तब हमला हो सकता है। इसलिए सद्दाम हुसैन ने क्या किया, अपने जितने एडवांस जहाज थे, लगभग 140 एकदम एडवांस जहाजों को खामेनी को फोन किए और कहे कि हम अपने 140 जहाज आपके देश में छुपा देना चाहते हैं, आप हमारे इन एडवांस जहाजों को छुपा लीजिए। हमें पता है कि अमेरिका ज्यादा देर युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि सद्दाम हुसैन भी अमेरिका से बातचीत चल ही रहे थे। तो 140 जहाजों को छुपा दिया ताकि जब अमेरिका और उसके 30 देश मिलकर हमला करेंगे इराक के ऊपर, तो इराक के केवल पुराने जहाज, पुराने टैंक्स और पुरानी मशीनरी ध्वस्त होंगी, नए जहाज और ये सारी चीजें ईरान में जाके सुरक्षित रहेंगी। रुहुल्लाह खमैनी ने कहा ठीक है, मुसीबत में हम तुम्हारा साथ देंगे, लाके यहां रख दो। और जैसे सद्दाम हुसैन ने वहां रखा और वहीं से अमेरिका ने दूसरा ऑपरेशन चालू किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जबकि इससे पहले जो सऊदी अरब में फौज रखी गई थी उसका ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट सीड। डेजर्ट सीड तो आना चाहिए था कुवैत को बचाने के लिए, लेकिन 1 लाख फौज तो सऊदी अरब में इंतजार कर रही थी। अब अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चालू किया, जो 5 महीने लेट चालू हुआ था। यह 5 महीने लेट इसीलिए चालू किया गया था कि कुवैत घुटने फेंक दे और कुवैत अपना सारा पेट्रोल अमेरिका को दे दे। जब कुवैत अपना सारा पेट्रोल अमेरिका को दे दिया, तब इन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला कर दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। 17 जनवरी को यह हमला होता है और महज 24 फरवरी को, यानी महज डेढ़ महीने में 30 देशों की सेना मिलकर इराक को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और सद्दाम हुसैन पीछे हट जाते हैं। कुवैत को मुक्त करा दिया जाता है। कुवैत को बलि का बकरा बनाया ही इसलिए गया था। कुवैत हो जाता है मुक्त और सद्दाम हुसैन को ढकेल दिया जाता है पीछे। लेकिन सद्दाम हुसैन तो पहले से सेटिंग था। कहा गया अरब देशों से और कुवैत से, अमेरिका कहा कुवैत से, अमेरिका कहता है सऊदी अरब से कि देखो सद्दाम हुसैन को मारो नहीं, सद्दाम हुसैन का रहना जरूरी है। सद्दाम हुसैन अगर नहीं रहेगा तो ईरान को बैलेंस कौन रखेगा? ईरान को बैलेंस रहने दो, ये दोनों आपस में लड़ेंगे और तुम लोग खुश रहना, अपने में हैप्पी एकदम रहना। ये सब समझ किया सबका, ठीक है, सद्दाम हुसैन को छोड़ दिया जाए। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने छोड़ दिया और कहा क्योंकि पावर बैलेंस बनाने के लिए सद्दाम हुसैन जरूरी है। सद्दाम हुसैन को छोड़ दिया गया। अमेरिकी सैनिक 30 देशों के सैनिक लौट गए। कुवैत फिर से हो गया, कुवैत हो गया भैया, वहां से तेल ले गया अमेरिका और सद्दाम हुसैन अपने यहाँ चले गए। सद्दाम हुसैन जब अपने यहाँ चले गए तो रुहुल्लाह खमैनी से कहें कि देखो भैया, हमारा तो भाई क्या किस्मत कहें, पहली खाड़ी देश का युद्ध आपसे लड़े 8 साल और दूसरा खाड़ी कुवैत से लड़े, कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट हो गया, लाखों लोग मारा गए, पूरी सेना बर्बाद हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, हम क्या करें? एक काम कीजिए, 140 को जो जहाज रखे हैं ना, हम आपके यहाँ रखे थे, आप ही जहाजवा हमको वापस कर दीजिए। रुहुल्लाह खमैनी से कहा गया कि वापस कर दीजिए। रुहुल्लाह खमैनी ने कहा कि हम नया देश बनाए थे 1979 में अमेरिका से लड़के, और अगले ही साल 1980 में ते हमारा ऊपर बिना मतलब युद्ध थोप दिया। बताओ सद्दाम चाचा गलती क्या था इसका? बताओ सद्दाम चाचा क्या गलती था? कहा तू हमरा का 8 साल तक युद्ध किया, 80 से 88, ये 8 साल के युद्ध में हमारा बहुत लॉस हुआ है, हम तुम्हारा जहाज युद्ध के जुर्माना के तौर पे रख लेते हैं, ये हमारा हर जाना हो गया। जाओ सद्दाम हुसैन, तुम्हारा पुराना जहाज अमेरिका मार दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, और नया जहाज तुम हमारे यहाँ रखे थे, ये हम रख लिए। ईरान बाजी मार लिया, फ्री में इतना जहाज रख लिया ईरान, इंटरनेशनल चोरी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद भले ही अमेरिका और 30 देश पीछे चले गए, लेकिन अमेरिका ने अब सद्दाम हुसैन को टॉर्चर करने के लिए इराक के ऊपर प्रतिबंध लगाना चालू
कर दिया, कहा कि इराक के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद किया जाएगा, कोई भी तेल उससे नहीं खरीदेगा। धीरे धीरे इराक बर्बाद होने लगा, इराक एकदम खत्म हो गया। प्रथम खाड़ी युद्ध ईरान से लड़ गया, दूसरी खाड़ी युद्ध कुवैत से लड़ गया। इन दोनों युद्ध में पैसा बर्बाद हो गया, 140 को जहाज रख लिया ईरान, फिर सैंक्शन लगा दिया, इराक एकदम कमजोर हो गया। पहले ये देखते हैं कि सब सद्दाम हुसैन थे तो भारत से कैसा रिलेशन था। ओवरऑल ये डिपेंड करता है हमसे कितने अच्छे थे। तो देखिए, सद्दाम हुसैन भारत को सस्ते दम पे पेट्रोल देता था, इसलिए बहुत अच्छा है। दूसरा, भारत किसी भी गुट में नहीं था, गुट निरपेक्ष था, और इराक भी किसी भी गुट में नहीं था, गुट निरपेक्ष था। भारत भी ग्लोबल साउथ यानी जो विकासशील देशों का संगठन है उसका सदस्य था, और इराक भी ग्लोबल साउथ का था। इस हिसाब से हमारे अच्छे रिलेशन थे। रही बात कश्मीर की, तो सद्दाम हुसैन की एक चीज अच्छी ये लगी कि इसने कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि ये भारत पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, दुनिया को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इस वजह से ये हमारा साथ दिया। लेकिन कई जगह पे, जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मामले पे, ये कश्मीर के मामले में इनका राग अलग हो जाता था, या फिर जब कभी रिलीजियस मैटर होता था तो ये अरब देशों के साथ चल जाते थे। यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो भारत के पक्ष में ये इंसान 60% रहता था, लेकिन ओवरऑल ये कहेंगे कि हमसे अच्छा पेट्रोल मिल जाता था। ये पाकिस्तान का कभी खुल के साथ नहीं दिया, उसका रीजन खुद पाकिस्तान भी है। रीजन क्या है कि इसकी दुश्मनी अब हो गई अमेरिका से, और पाकिस्तान जो था हमेशा अरब वेस्टर्न कंट्रीज का साथ दिया। पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्री का साथ दिया, इसलिए पाकिस्तान से इसकी हमेशा खटक जाती थी। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा दोस्ती नहीं कर पाया, लेकिन हमारे लिए अच्छा था पेट्रोल। अगर ईरान, इराक और सीरिया आज रहते तो आज भी हमारे यहाँ पेट्रोल 42 रुपया लीटर रहता, 40 से 45 रुपया लीटर रहता। लेकिन इतना महंगा हो गया, सोचिए हमारे यहाँ डेली करोड़ों लीटर का खपत हो रहा है, और हर लीटर अगर हम लोग को 50-60 रुपया महंगा पड़ रहा है तो करोड़ों लीटर पे कितना लॉस हो रहा होगा हम लोग को। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अमेरिका द्वारा बनाए गए आतंकवादियों ने ही अमेरिका पे हमला कर दिया। हुआ क्या कि इराक में अमेरिका ने प्लांट किया, यहां पर अमेरिका ने ही राजा पहलवी को रखा, और यहां पर अमेरिका ने ही तालिबान को जन्म दिया, अमेरिका ने ही अलकायदा को जन्म दिया। काहे गलत बोल रहे हैं, 100% बोलते हैं आप ही जन्म दिए थे। ये आपको तो खुदे पता है, सब आप ही के जन्म आए हैं सब, क्योंकि ये रूस से लड़ रहे थे। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को पैसा दिया और कहा कि मारो रूस को। इतना नहीं, ज्यादा पैसा दे दिया कि इन सबके अथाह पैसा हो गया। जब मार के रूस को भगा दिए तो कहा सब भैया हथियार बच गया, पैसा बच गया, अब किसको मारा जाए, उठ के मार दिया सब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। अमेरिका पे पहली बार इतना भीषण हमला हुआ, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धधक उठा और अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, अमेरिका में मंदी आ गया, अमेरिका बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। अब अमेरिका में क्या होगा, कैसे इतने पैसे आएंगे यहाँ पर। तब जॉर्ज बुश ने कहा कि एक काम करते हैं, किसी देश का सोना चुरा लेते हैं या तेल चुरा लेते हैं, दोनों महंगा बिकता है, तो सोना और तेल चुरा लेते हैं, कामें हो जाएगा यहाँ पर। तो पेट्रोलियम और तेल और सोना चुराने के लिए और उस देश के ऊपर डॉलर मुद्रा थोप देंगे, इसके लिए उनको सबसे अच्छा लगा इराक। उस समय इराक कमजोर हो चुका था, युद्ध लड़ते लड़ते, एक खाड़ी युद्ध ईरान से लड़ा, दूसरा खाड़ी युद्ध इसने कुवैत से लड़ा। अब इराक कमजोर हो गया था, तो इराक के सोना, इराक के पेट्रोलियम पर नजर हो गया जॉर्ज बुश का। तो इसने आरोप लगा दिया कि इराक के पास बहुत ही ज्यादा केमिकल हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार इराक रखा है। जबकि इराक ऐसा कोई हथियार नहीं रखा था, ये पूरी दुनिया ने इराक में खोज के देख लिया, कहीं नहीं रखा था। लेकिन ये बहाना बनाकर अमेरिका ने 2003 में इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया, और ये हो गया तीसरी खाड़ी लड़ाई, ले इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया। जबकि उद्देश्य बस था कि इराक का तेल लेके जाना है। सद्दाम हुसैन को लगा कि छोटा मोटा हमला करेगा, क्योंकि 2 बार तो हमला हो ही गया था, तो सद्दाम हुसैन ओवर कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन यह हमला बहुत तेजी से हो गया, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो इराक को फ्रीडम दिलाएंगे सब, यहाँ पर इराकी फ्रीडम नाम रखा गया। और अमेरिकी सैनिक अंदर घुस गए सब 2003 में, और 8 महीने के अंदर अंदर सद्दाम हुसैन को हरा दिया गया, पूरे सद्दाम हुसैन पर हरा दिया, इराक पर कब्जा हो गया और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। 2003 में 8 मंथ के ही ऑपरेशन में 2003 में ही आक्रमण हुआ, और 2003 में ही 8 मंथ के बाद एक सुरंग से सद्दाम हुसैन को पकड़ के ये सब निकाल दिया था। क्या हाल हो गया इस सद्दाम हुसैन का। और सद्दाम हुसैन को पकड़ के निकाला गया और पूरे इराक में छानबीन दिया गया, कहा गया कि कहीं कोई हथियार ही नहीं मिला है, कोई ऐसा परमाणु बम नहीं है, कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। अब अमेरिका ने कहा कि यहां से अगर हमें पूरा सोना और
पूरा पेट्रोलियम ले जाना है। कुवैत का तो लेके चलिए गया, अगर यहां से ले जाना है तो सद्दाम हुसैन पे किसी मुकदमा में फंसा दो और यहां किसी कठपुतली, किसी चोट्टा को सरकार बना दो और उसी चोट्टा से इसको फांसी दिलवा देते हैं। तो अमेरिका ने यहां एक कठपुतली सरकार बना दिया और उसी कठपुतली सरकार से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करा दिया और सद्दाम हुसैन के ऊपर मुकदमा चलाया गया। सद्दाम हुसैन पर 2003 में मुकदमा चला और यह मुकदमा 2006 तक, यानी 3 सालों तक सद्दाम हुसैन के ऊपर मुकदमा चला। अमेरिका ने कहा कि हम कहां कुछ कर रहे हैं, हम मुकदमा चला रहे हैं, ये तो इराक में नया राष्ट्रपति आए हैं, वो ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिए हैं। अब सद्दाम हुसैन जब खुफिया एजेंट था या जब राष्ट्रपति था तो अत्याचारी तो ये था ही यहां पर। अब सद्दाम हुसैन के ऊपर एक मुकदमा लगाया गया 1982 में। सद्दाम हुसैन ने दुजैल नाम के एक जगह पर 148 लोगों की हत्या करा दिया था। दुजैल नरसंहार कहा गया, 148 लोगों की हत्या कराया था। उस हत्या में ज्यादातर सिया और कुर्द जनजाति के लोग थे, सिया और कुर्द जाति के लोग थे। तो सद्दाम हुसैन के ऊपर यही आरोप लगाया और अमेरिका ने क्या किया कि इन पर जब मुकदमा चलाया तो अमेरिका ने कहा कि फुल जजेज बेंच बैठाया जाए। जब 5 जज बैठते हैं तो उसे फुल बेंच कहते हैं। 5 जजेज का बेंच बैठाया अमेरिका और अमेरिका ने जो हत्या का आरोप था सद्दाम हुसैन के ऊपर सिया और कुर्द 148 लोगों में, 5 जजेज में 3 जज सिया थे और 2 जज कुर्द थे। इन जजों ने 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दिया गया। 30 दिसंबर का वह दिन था। अगले दिन एक दिन रुक जाता तो 1 जनवरी आ जाता। 30 दिसंबर के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दिया गया। उस दिन बकरीद का त्यौहार था। अमेरिका ने जानबूझ के बकरीद के त्यौहार के दिन एक मुस्लिम नेता जो अपने आप को अरब देशों का बन रहा था उभारा, ताकि आतंकवाद का जन्म हो। और जब आतंकवाद का जन्म होगा तो आतंकवाद से जो पीड़ित होंगे वो हथियार अमेरिका से खरीदेंगे। एक दिन इसे आगे या एक दिन पीछे टाला जा सकता है। अमेरिका ने पूरे इराक को लूट लिया। इराक के पूरे तेल पर अमेरिका का अधिकार हो गया। उस तेल को छानने के लिए अमेरिकी कंपनियां आई, उस तेल को रखने के लिए भी अमेरिका कंपनियां आई। इराक को पूरी तरह कंगाल कर दिया गया। इराक का पूरा सोना अमेरिका लेकर चला गया। इराक में जगह जगह सैन्य अड्डे अमेरिका के हो गए। कोई इराक के खिलाफ बोलता था उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया जाता था। इराक तहस नहस हो गया। अमेरिका ने इराक में इतनी अत्याचार किया, सबसे बुरा अत्याचार हुआ था अबू गुरैज जेल में। अबू गुरैज जेल में कैदियों को नंगा रखा जाता था। जो सद्दाम हुसैन के फौजी थे वहां पर उनके गुप्तांगों को काट लिया जाता था, उसमें रस्सी बांध कर खींची जाती थी, उनके ब्लड में पेट्रोल मिला दिया जाता था जिससे उनके पूरे शरीर में जलन होने लगता था। और ये अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हम जो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन लोगों ने अबू गुरैज जेल में इतना अत्याचार किया था 2004 में कि 2004 में अमेरिका की कोर्ट में मुकदमा हुआ। यह मुकदमा होता है अमेरिका के कोर्ट में और 20 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलता है। और 20 साल के बाद अमेरिका की कोर्ट ने जो अमेरिकी सैनिकों की CACE कंपनी थी उसके ऊपर 350 करोड़ का जुर्माना लगाया और कहा कि 350 करोड़ रुपया इराक के उन परिवार को देना होगा जिन लोगों को आपने इसे मारा है। यहां पर अमेरिका की एक कंपनी थी ब्लैक वाटर, ये प्राइवेट आर्मी थी जो सुरक्षा देती थी उन लोगों को, ये किसी को गोली मार देते थे सब यहां पे। उसी अमेरिका की सैनिक में एक लेडी सैनिक थी लिंडी इंग्लैंड। ये इसका शौक अलग था, ये पुरुषों को नंगा करके रखती थी और उनके प्राइवेट पार्ट को काट लेती थी। इसको जेल की सजा सुना दिया गया, अभी ये जेल में है। ये सारा अत्याचार इराक के ऊपर किया गया था। अमेरिका ने इससे ज्यादा अत्याचार ग्वांतनामो जेल में किया है। यहां पर अमेरिका का एक ग्वांतनामो जेल है। हालांकि आप कहेंगे तो ग्वांतनामो जेल का एक अलग वीडियो बना देंगे। इसी ग्वांतनामो जेल में था अबू अहमद अल कुवैती। अबू अहमद अल कुवैती ही वह व्यक्ति था जो ओसामा बिन लादेन का कोरियर का काम करता था, इसे चिट्ठी पहुंचाता था। ये कोई मोबाइल नहीं रखता था और इसी को ट्रेस करके ओसामा बिन लादेन की अबोटाबाद में घर में पहुंचा गया और अमेरिका ने सील कमांडो की मदद से उसे मार दिया। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि ओसामा बिन लादेन कैसे पकड़ा गया और ये कैसे था अबू अहमद अल कुवैती और कैसे एक डॉक्टर की मदद से उसके यहां पहुंचा गया। देखिए, अमेरिका जब इराक से गया 3 सालों में अमेरिका ने इराक में जो तबाही मचाई है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। सद्दाम हुसैन क्रूर था, 148 लोगों से ज्यादा लोगों को मारा था, लेकिन जब 3 साल में अमेरिका वहां गए सब तो अमेरिकी सैनिकों ने वहां मिलकर 60,000 महिलाओं का रेप किया था। 60,000
वहां लगभग 80 लाख लोगों का घर उजाड़ दिया गया बम मार के। 80 लाख लोगों को मार दिया गया था वहां पर, बेघर कर दिया गया। 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी, 10 लाख। और 1 करोड़ लोग घायल थे। ऐसे घर में घुस के सैनिक किसी के घर में ऐसे घुस जाते थे कि सब सामने रेप कर देते थे सब। अब आप बताइए, सद्दाम हुसैन क्रूर था, पूरी दुनिया कहेगी, और ये सब जो अमेरिका किया इस पे सब चुप रहेंगे। एप्स्टीन फाइल वालों के आगे किसी की जबान नहीं खुल सकती, इतना ज्यादा क्रूरता था। इसका नतीजा क्या हुआ? इराक से जब अमेरिका गया तो वहां आतंकवादी पनप गया, सब आईएसआईएस। इन आईएसआईएस आतंकवादियों ने जिनके घर गए होंगे यहां पर, ये सब आतंकवादी बन गए। अब आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे शांत देश है नॉर्वे, मान लीजिए नॉर्वे, शांति का नोबेल वगैरह दिया जाता है। अगर वहां किसी के घर में घुस के 60,000 का रेप कर दिया जाए, वहां के किसी लीडर को क्रिसमस के दिन फांसी लगा दिया जाए, वहां 1 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया जाए, तो क्या वहां से नोबेल प्राइज के अभिनेता निकलेंगे? अमेरिका जानबूझ के पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। आप देखिए, इसको एक एक करके समझिए। पूरी दुनिया में फसाद का सबसे बड़ा जड़ यही दूठो है सब। एक ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के ही लोगों ने जाके अमेरिका बसाया है यूएसए। बाद में बता देंगे कि इन्हीं के चमचों ने अमेरिका को बसाया था यहाँ पर। ये क्या करती है? किसी भी देश को तोड़ देती है, सेपरेट कर देती है, पार्टीशन कर देती है किसी भी देश को, ब्रिटेन वाले, और अमेरिका उस देश में आतंकवादी भर देता है। आपको हम एक एक करके समझाते हैं। ब्रिटेन ने तोड़ा फलस्तीन को, अमेरिका वहां भी भर दिया। ब्रिटेन ने तोड़ा सीरिया और इराक को, अमेरिका वहां भी आईएसआईएस को भर दिया। इसी ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को तोड़ा, अमेरिका वहां अलकायदा और तालिबान आतंकवादी भर दिया। इसी ब्रिटेन ने पाकिस्तान को तोड़ा, अमेरिका वहां पैसा देता है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार दे रहा था। इसी ने बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान बनाया था, आज हमारे लिए बांग्लादेश संकट है। यही वो व्यक्ति है जिसने शेख हसीना की सरकार को हटाया बांग्लादेश में, और वहां यूनुस को बैठाया और कठपुतली सरकार को बनाया। यही ब्रिटेन है जो भारत से टुकड़ा किया म्यांमार का, और म्यांमार में इसने रोहिंग्यों को भर दिया वहां पे। आज भारत के लिए समस्या है। तो पूरी दुनिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देश का टुकड़ा करता है पहले ब्रिटेन, फिर ये बम मार के इतना अत्याचार करता है, वहां से कुछ लोग उभरे, और उसके बाद से पूरी दुनिया में खौफ पहुंचे। जब पूरी दुनिया में खौफ पहुंचता है तो आतंकवाद जन्म लेते हैं, और आतंकवाद से अमेरिका को कोई लॉस नहीं होता है। उसका रीजन समझिए, अमेरिका दुनिया के मेनलैंड से बहुत दूर है। अमेरिका तक पहुंचने के लिए बहुत पावरफुल नेवी चाहिए, जिसे ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। बहुत पावरफुल नेवी चाहिए, जो किसी बड़े देश के पास ही संभव है, और बहुत तगड़ा एयरफोर्स होना चाहिए। ईरान में इतना दिन से युद्ध हो रहा है, एक भी मिसाइल वहां नहीं पहुंच पा रही है। यही अमेरिका का सबसे प्लस पॉइंट है। इसलिए आतंकवाद से अमेरिका को कोई घाटा नहीं होता है। अमेरिका जहां पे आतंकवाद फैलाता है, जैसे भारत जैसे देशों में घाटा होता है, इसलिए अमेरिका आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। जब पूरी दुनिया में आतंकवाद और युद्ध का माहौल छा जाएगा, तब आप अमेरिका से खरीदिएगा, करोड़ों रुपए के जहाज खरीदेंगे, करोड़ों हथियार खरीदेंगे। इन हथियार के पैसे से अमेरिका नए नए रिसर्च करेगा। आज आप कोई लैपटॉप चलाइए, वो विंडोज पे चलेगा या तो आईओएस पे चलेगा। आज कोई मोबाइल खरीदिए, ओप्पो, लावा, वीवो, कुछ वो चलेगा एंड्रॉइड पर। हथियार के पैसे से ये लोग क्या करते हैं? नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। अब उस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने आपको देते हैं, और आपके हर एक डाटा को ये इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कोई देश से पेट्रोल और डॉलर लेके उस देश को पूरी तरह से खोखला करके खा जाते हैं। आपको एक एग्जांपल पे समझाते हैं अमेरिका क्या करता है। अमेरिका किसी देश से कहता है हमको डिस्काउंट पे पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें पूरा तुम्हारा पेट्रोल का कुआं ही चाहिए। क्यों? अमेरिका वहां से निकालेगा 100 लीटर, अब बोलेगा 5 लीटर निकला है, यानी 95 लीटर तो फ्री में ले गया, बचा हुआ 5 लीटर भी डिस्काउंट पे ले जाएगा, और उस 5 लीटर का भी पेमेंट आपसे डॉलर में कराएगा। उस देश को इतना कमजोर कर देता है कि अगर वो देश आंख उठाने की हिम्मत करता है तो उस देश के ऊपर हमला कर दिया जाता है, या उस देश के राष्ट्रपति को फांसी दे दिया जाता है, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात को अंधेरे में उठा के लेके चला जाता है, या फिर ईरान की तरह घर में घुसकर किसी राष्ट्रपति को उसकी पत्नी, बीवी, बाल बच्चे के साथ मार दिया जाता है। अब जहां वहां आतंकवाद पनपेगा तो अमेरिका कहता है आतंकवाद हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर कोई द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अगर मिसाइल से हमला कर दे, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मिसाइल से हमला करके मार दे, तो क्या भारत का आदमी चुप बैठेगा, चूड़ियां पहन के बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। अमेरिका यही करता है और उस देश को पूरी तरह से चूस लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी हो जाए कि हम ही परीक्षा का क्वेश्चन सेट करेंगे, तो हम कैसे अमीर हो सकते हैं? देखिए, अगर हम ये कह दे कि परीक्षा का क्वेश्चन हम सेट करेंगे और कॉपी भी हम ही जांच करेंगे, मतलब आपका क्वेश्चन भी हम ही बनाएंगे और जांच भी हम ही करेंगे, अब देखिए क्या होगा। अगर जांच हम करेंगे तो हम जिसको चाहे उसको फेल कर देंगे, जिसको चाहे उसको फेल कर देंगे। नियम कहेंगे वही पास होगा जो मेरे कोचिंग में पढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने का अधिकार मेरा हो गया है और कॉपी जांच करने वाला मेरा ही हो गया है। अब हम जिसको चाहे उसको फेल कर देंगे। अब लोग डर के मारे कहेंगे कि भैया पास होना है तो इनके कोचिंग में जाओ। अब हम अपनी कोचिंग का फीस रख देंगे 2 लाख रुपया, आओ 10 करोड़ लोग पढ़ने आएगा।
तो यही करता है अमेरिका, पूरी दुनिया में पूरे तेल पर मार और के अपना कब्जा कर लेता है, उसके बाद तेल का रेट बढ़ा के बेचता है, कहता है कि भैया ये तो करोड़ों डेली खरीदने बिकने की चीज है पेट्रोलियम यहाँ पे। इस तरह से अमेरिका अपनी मोनोपोली बनाता है। अमेरिका छोटे छोटे देशों को बर्बाद करते आ रहा है, सीरिया ले गया, इराक ले गया, ईरान ले जाने वाला है, अफगानिस्तान ले गया, पाकिस्तान को भी चौपट करेगा। बड़े देशों पर ये डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। रीजन क्या है कि यहां पर जब ये अथाह पैसा हो जाएगा तो ये कुछ ना कुछ तो बिजनेस करेंगे। ए भैया, वो बिजनेस करोगे तो बिजनेसवा से जो सामान बनेगा उसको यूज करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो छोटे देश को मार के खत्म कर देता है। अब बड़े देश को कहता है कि आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, लैपटॉप इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल हमसे खरीदिए, डॉलर हमसे खरीदिए, हमसे हथियार खरीदिए, और नहीं खरीदेंगे तो प्रतिबंध लगा देंगे। भारत को कहा कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना है तो नहीं लेना है। रूस से कहा 30 दिन के लिए खरीद सकते हैं, हमने कहा ठीक है खरीद सकते हैं, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। अगर कोई सामान पे एम्बार्गो लगा देगा, एम्बार्गो मतलब कोई सामान बाहर नहीं जाने देगा, प्रतिबंध लगा देगा, आपको ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देगा, स्विफ्ट कोड से बाहर कर देगा, जैसे रसिया को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। अगर जैसे भारत के अंदर पैसा भेजना है तो आईएफएससी कोड चाहिए, इंटरनेशनल पैसा भेजना है तो स्विफ्ट कोड चाहिए, अमेरिका स्विफ्ट कोड से बाहर कर देगा। हमें सैंक्शन के डर से मजबूर होना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो जहाज है वो बोइंग 777 जहाज है, बोइंग कंपनी का 777 जहाज है, और ये जहाज हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों यूज करते हैं। अगर अमेरिका से संबंध बिगड़ता है तो इन जहाजों के पार्ट पुर्जे हर 3 महीने पे इसकी सर्विसिंग होती है, हमेशा इसके कुछ पार्ट पुर्जे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो 3 महीने पे सर्विसिंग जब होना है तो इन जहाजों का सर्विसिंग ही रोक देगा। अमेरिका में उसने रोक दिया, रूस में उसने रोक दिया था, तब जाके रूस क्योंकि आत्मनिर्भर है तो थोड़ा कर भी लेता है, हम लोग से तो और फंसा के रख देगा। इसलिए अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता है, वो मजबूरी का फायदा उठाता है। तो आप प्रथम खाड़ी युद्ध देखें, इराक ने ईरान पर आक्रमण किया, दूसरा में कुवैत पर आक्रमण किया, तीसरे में सद्दाम हुसैन को निपटा दिया अमेरिका। तो इराक के बारे में आप देखें, पिछले 100 सालों का इराक का इतिहास देखें हम लोग, कैसे इराक मेसोपोटामिया से इराक बनता है और वहां राजतंत्र से सैनिक तानाशाह आती है और आज इराक पूरी तरह से तबाह हो गया है, इराक पूरी तरह से खत्म और बर्बाद हो गया है, ये आप समझे होंगे। और ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, फिजिक्स, यूपीएससी और बीपीएससी के बैचेज आ गए हैं। अब चूंकि वहाँ अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये सब हिस्ट्री वगैरह से पूछता है, तो उसके लिए आप लोग इनरोल हो जाएंगे। और नीट जेई वाले बच्चे आप लोग के लिए भी क्लासेज स्टार्ट हो गए हैं, और 29 मार्च को प्रयागराज हम आ रहे हैं, 29 मार्च को, और 5 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में। 29 मार्च प्रयागराज और 5 अप्रैल को बापू सभागार। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे लोग, चाहे वो 9th क्लास वाले बच्चे हों, आपका निर्माण बैच, 10th क्लास वाले बच्चे हैं, आपका आधार बैच, जो आपके 11th 12th वाले बच्चे हैं वो लोग के लिए भी सारे बैच, जो 12th वाले हैं, तो जितने बच्चे हैं वो लोग इनरोल हो जाएंगे। और निर्माण बैच हो या फिर निर्णय बैच हो, जिस भी बैच में आपको जो जिस क्लास में आप जुड़ सकते हैं, स्पोकन क्लास हो उसमें भी आप आ सकते हैं। 12th वाले बच्चे चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, आर्ट्स से हो या साइंस से हो, उन सारे बच्चे लोग को लिए आप लोग इनरोल हो सकते हैं। और आज रामनवमी का त्यौहार है, आप सब लोग को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र जी की जय। और भगवान राम डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दे, पूरी दुनिया को टेंशन में डाल के रखा है, नहीं तो पगला गया है, हम लोग का गैस सिलेंडर सब महंगा कर दिया। भगवान राम जी उसको सद्बुद्धि दे रामनवमी के दिन ट्रंप को।